शुरू करते हैं। टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अब ये है क्या, याद करिए जब आप हम लोग डायपोल की वजह से पोटेंशियल फाइंड कर रहे थे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल 0 आया था और वहाँ पे अगर हम एक प्लेन ड्रॉ कर दें उस प्लेन के हर पॉइंट पे पोटेंशियल 0 होगा। या इसे दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि इस प्लेन के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है। हालांकि वहाँ पे 0 था और सेम का मतलब हमेशा 0 नहीं होता, सेम का मतलब -10 -10 -10 या +5 +5 +5 या 0 0 0 भी तो हो सकता है। आई बात समझ में? तो वहाँ से हमें इसका क्लू मिला कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते क्या है। आप ऐसा समझ लीजिए, एक ऐसा सरफेस या एक ऐसा प्लेन जहाँ पे किसी भी पॉइंट पे, जिसके किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, उस सरफेस को हम लोग कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इसे टेक्निकली कैसे डिफाइन करेंगे, तो आप इसे कह सकते हैं लोकस ऑफ ऑल दी पॉइंट्स और रीजन। लोकस मतलब होता है उसका पोजीशन, समझ लो, वो सारे पॉइंट या उस रीजन के सभी लोकस दैट हैज सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी कि सबको ज्वाइन करोगे ना, तो सबको ज्वाइन करिएगा तो ये एक सरफेस बनेगा। अब ये सरफेस कैसा होगा ये डिपेंड करेगा लोकस पे। सरफेस कर्व भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है, फ्लैट भी हो सकता है, सरफेस कनकेव शेप का भी हो सकता है, कन्वेक्स शेप का भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है लोकस पे। तो सारे लोकस को, उस सारे लोकस वाले पॉइंट को आप ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करने के बाद आपको एक सरफेस मिलेगा। और उस सरफेस की स्पेशलिटी ये होगी कि वहां पे उस सरफेस के सभी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, 0। उसके सभी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, 0, सॉरी, सेम। इसीलिए उस सरफेस का नाम रखा गया इक्विपोटेंशियल सरफेस। आई बात समझ में? जैसे ही आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल दिया गया, आप ये समझ लीजिए कि पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट, एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस इज सेम। क्लियर? कैसे ज्वाइन करेंगे, तरीका बताए थे, बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ सेम पोटेंशियल। आपके पास ढेर सारे पॉइंट्स हैं, अभी ड्रॉ करेंगे और सारे पॉइंट्स जो सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स हैं उसको ज्वाइन कर देंगे। आई बात समझ में? आपको क्या मिलेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा। क्लियर? आओ ड्राइंग से समझें इसको। हम लोग लेते हैं एक पॉइंट चार्ज, ठीक है, और पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल फाइंड करते हैं, इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस फाइंड करते हैं। एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, मान लीजिए हमारे पास, एक मान लीजिए +q है। आप बताइए इस पॉइंट पे हमने इससे r डिस्टेंस मान लेते हैं, समझ रहा हूं, इससे r डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे पोटेंशियल कुछ आएगा। और आपको पता है कि इधर भी r डिस्टेंस पे पोटेंशियल इतना ही होगा, इधर भी r डिस्टेंस पे पोटेंशियल उतना ही होगा और इधर भी r डिस्टेंस पे पोटेंशियल उतना ही होगा। मतलब अगर हम इसके r रेडियस की बात करें तो r रेडियस के इस पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा कि नहीं होगा? इस तरह के ढेर सारे पॉइंट्स मिलेंगे आपको कि नहीं मिलेंगे? बोलो तो, सारे पॉइंट्स मिलेंगे। इन सारे पॉइंट्स को क्या करोगे, बोले ना, जो ज्वाइन करोगे ना, वो इसको इससे ज्वाइन कर दिया, इसको इससे ज्वाइन करोगे, देखोगे आपको क्या सर्कल नहीं स्फेरिकल मिलेगा। हर तरफ ना होगा, नो, ये पॉइंट चार्ज ना है, स्फेरिकली सिमेट्रिक होती है ना ये। आपको क्या मिलेगा, एक स्फेरिकल रीजन मिलेगा जहां ये हर पॉइंट पे पोटेंशियल, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पोटेंशियल है 10 वोल्ट, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल 10, इस पे भी 10, इस पे भी 10 10 10 10 होगा कि नहीं होगा? ये कंप्लीट आपको सरफेस दिखेगा ना। बोलोगे सर इतना पॉइंट्स, तो ढेर सारे पॉइंट होंगे ना बाबू, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे ना, सभी पॉइंट को मिलाओगे तो एक सरफेस आपको नहीं मिलेगा, स्फेरिकल सरफेस मिलेगा। सिर्फ यहाँ पे मिला क्या, नहीं। आप देखो, आप इससे मान लीजिए R2 रेडियस पे जब ड्रॉ करोगे एक नया सरफेस मिलेगा आपको, जिसका पोटेंशियल इसके पोटेंशियल से अलग होगा। आई बात समझ में? जिसका पोटेंशियल इसके पोटेंशियल से अलग होगा। और कितना होगा पोटेंशियल यहाँ पे, 10 से ज्यादा कि 10 से कम? हाँ, ये भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप करता है, यहाँ पे 10 से कम होगा, मान लीजिए 6 है। तरीका समझ पाए? अच्छा, ड्राइंग कर देते हैं। अच्छा, तो हमारे पास मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज Q है, तो r डिस्टेंस पे जो भी इसका एक स्फेरिकल रीजन बनेगा उसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम। अगर मान लीजिए R2 डिस्टेंस पे अगर फिर से हम एक स्फेरिकल रीजन कंस्ट्रक्ट करें
आपको पता है कि इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होने वाला है, सेम। और इन सारे पॉइंट्स को मिलाने से आपको जो सरफेस मिलेगा, सरफेस का नाम क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। पकड़ पाए बात को बाबू? नहीं। इस तरह से आप किसी भी सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से भी पोटेंशियल फाइंड कर सकते, सॉरी इक्विपोटेंशियल सरफेस उसका ड्रॉ कर सकते हैं। तरीका एकदम बिल्कुल यही चलेगा। समझ पाए बात को? और ये सारे पॉइंट्स को मिलाने के बाद जो सरफेस ऑब्टेन हुआ है, सरफेस का नाम होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। अर्थात इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू सेम होगा। हाँ, अब अलग अलग सरफेस होंगे तो उसका पोटेंशियल भी अलग अलग होगा, है ना। जैसे यहाँ पे जो सरफेस है ना, इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर मान लीजिए 30 वोल्ट है, तो इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, बोलो बोलो, 30 वोल्ट। इस पॉइंट का पोटेंशियल 30 वोल्ट से कम होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। समझ गए? 20 वोल्ट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसका अभी होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप होता है। ऐसी भी दूरी बढ़ने से पोटेंशियल घटेगा। यहाँ पे मान लो 10 वोल्ट, और ये जरूरी नहीं कि यहाँ 30 तो यहाँ 20, यहाँ 10 ही होगा। अगर मान लो एक बड़ा रेडियस का बनाओगे, ये मान लो यूनिफॉर्म गैप है, इसीलिए यूनिफॉर्म चेंज हुआ है। अगर मान लो बहुत बड़ा स्फीयर बनेगा, उसका पोटेंशियल हो सकता है कुछ और हो, ऐसा नहीं कि 10 से 0 होगा। मतलब ये घटने का रेट इसका कांस्टेंट, ये कोई रूल नहीं है बाबू, ऐसे दिखाने के लिए। ये प्लस चार्ज की वजह से। अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज हो तो, माइनस चार्ज हो तो, देखो तो नेगेटिव चार्ज की वजह से अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना चाहते हैं, इसका भी स्फेरिकल ही बनेगा। बनेगा तो स्फेरिकल ही ना बाबू, बनेगा स्फेरिकल। परंतु वैल्यू क्या लिखोगे बताओ तो? अब सुनो, नेगेटिव में बढ़ेगा नहीं, घटेगा। घटेगा, नेगेटिव में ज्यादा वैल्यू होगा, क्योंकि इसका ना होता है टुवर्ड्स, फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, इस तरफ होता है ना, टुवर्ड्स। मतलब यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, सबसे ज्यादा पोटेंशियल कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप होता है। यहाँ का पोटेंशियल अगर मान लीजिए -10 है, यहाँ का -20, यहाँ का -30 वोल्ट। पकड़ पाए बात को? तो ओवरऑल अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसका नेचर कैसा होगा, तो ढेर सारे कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल बनेंगे, इनफाइनाइट सेल कह सकते हो, है ना। इसको लिख लो, इनफाइनाइट कंसेंट्रिक सेल्स। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस का नेचर बता रहे हैं, कितना होगा, इनफाइनाइट कंसेंट्रिक सेल्स, ढेर सारे इनफाइनाइट कंसेंट्रिक सेल्स विथ चार्ज एट सेंटर, विथ चार्ज एट सेंटर। चलिए इसे छापिए, फिर कर ले इक्विपोटेंशियल हम लोग लीनियर चार्ज की वजह से। आइए इसका ड्राइंग करें, इक्विपोटेंशियल सरफेस लीनियर चार्ज का। चलो बताओ बाबू, ये एक लाइन ऑफ चार्ज है, इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज है, ठीक है। हाँ, एक बात पता है, आप अगर सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करिएगा ना, लेकिन सुनो, सबका नहीं, सबका नहीं। जैसे अगर आप सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस का नेचर कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर, क्यूबाइड, ये भी शेप हो सकता है। ये पॉइंट चार्ज का गॉसियन सरफेस आप क्यूबाइडल भी शेप कर सकते थे, गॉसियन सरफेस नहीं होता, सिमेट्रिकल सिमेट्रिक हो सकता है ना, लेकिन इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं। हाँ, अगर इसका सिमेट्रिकल ड्रॉ करोगे तो फिर ये लगभग वही रहेगा। जैसे इसका क्या होता था, सिलेंड्रिकल होता था ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस का नेचर भी सिलेंड्रिकल होता है। क्यों ऐसा होता है, सुनो, सिंपल सी बात है, इससे इतने डिस्टेंस पे पोटेंशियल, इधर इस पॉइंट पे पोटेंशियल सिलेंड्रिकल होगा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल, और इतना नहीं इस डिस्टेंस पे पोटेंशियल सेम होगा कि नहीं होगा, बोलो तुम? क्यों है ऊपर से क्या? हाँ, तो क्या बोले लॉन्ग, इसलिए तो बोले लॉन्ग इनफाइनाइट है। आपको ऊपर दिखेगा तब तो, कितना ऊपर जाओगे, ऊपर दिखेगा आपको तो बस साइड दिख रहा है, इसलिए साइड, इसलिए लॉन्ग इनफाइनाइट है। ऊपर आपको दिख कहाँ रहा है, आई बात समझ में? ऊपर नहीं दिखेगा ना आपको, दिखेगा क्या? हाँ, जब दिखेगा तो अंतिम में वो हेमिस्फेरिकल होगा, हेमिस्फेयर बन जाएगा ना ऊपर। आई बाबू, हाँ, एक लाइन पे दूसरा पॉइंट लीजिएगा तो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा बनेगा नहीं इक्विपोटेंशियल सरफेस, नहीं समझे? समझो, इससे इतनी डिस्टेंस पे पोटेंशियल
आपको ढेर सारे पॉइंट्स मिलेंगे जहां का पोटेंशियल सेम होगा। यहाँ पे भी, इस तरफ भी, इसके हर तरफ ना, हर तरफ पोटेंशियल सेम वाले पॉइंट्स मिलेंगे। इसको जब आप ज्वाइन करिएगा तो ये कैसा बनेगा? सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनेगा। समझ पाए? इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया सेम। अगर आप चाहो, जैसे एक और मान लो इस डिस्टेंस पे आप एक और पॉइंट लो, हर पॉइंट का पोटेंशियल होगा सेम। ज्वाइन करोगे सारी सरफेसेस को क्या मिलेंगे? सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सॉरी, गॉसियन सरफेस बोल रहे हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस किस नेचर का होगा? सिलेंड्रिकल। अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, सुनना जरा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज, इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल में फर्क होगा। इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा बाबू? जितना रहेगा इससे ही कम होगा। अगर मान लीजिए 20 वोल्ट है तो ये कितना हो जाएगा? 10 वोल्ट पॉजिटिव चार्ज। और यही अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव चार्ज का भी नेचर, लाइन ऑफ चार्ज अगर नेगेटिव होगा तो नेचर तो इसका भी क्या होगा? कंसेंट्रिक सिलेंडर्स ही होंगे, कंसेंट्रिक सिलेंडर्स ही होंगे। लेकिन लॉन्ग इंफ्रारेड कंसेंट्रिक सिलेंडर्स, लेकिन फील्ड का वैल्यू, जैसे देखो इसका पोटेंशियल इस पॉइंट का ज्यादा और इस पॉइंट का कम। इस पॉइंट का ज्यादा अगर -10 होगा तो इस पॉइंट का -20 होगा। समझ पाए? फटाफट ड्रॉ कर लीजिए, तब तक इधर साफ करते हैं। अगर इसके नेचर के बारे में आपसे पूछा जाए तो क्या लिखोगे? कोएक्सियल हॉलो सिलेंडर कह सकते हो ना? क्या कहोगे? कोएक्सियल हॉलो सिलेंडर। और चार्ज कहां पे होगा? इसके एक्सिस पे नहीं, विद लीनियर चार्ज एट, लीनियर चार्ज विद लीनियर चार्ज एज एक्सिस। इस एक ऐसा होलो सिलेंडर नहीं, ढेर सारे होलो सिलेंडर बनेंगे जिसका एक्सिस जो होगा वो चार्ज का होगा। ऐसा ही कुछ होगा। क्लियर है? ठीक। बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपका। देखो, क्योंकि हमें पता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। तो भाई कोई भी दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? जीरो। सिंपल सी बात है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी भी दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? ऑलवेज जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज जीरो। रीजन क्या है? कि किसी भी दो पॉइंट का पोटेंशियल हमेशा सेम होता है। यहाँ भी 100 वोल्ट तो यहाँ भी 100 वोल्ट, यहाँ पे 200 वोल्ट तो यहाँ भी 200 वोल्ट। तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस तो हर केस में क्या आएगा? जीरो ही आएगा ना। क्लियर है ये बात? चलिए, अब आपको पता है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट या अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होता था? वर्क डन एक्सटर्नल पर यूनिट चार्ज। अब आप ही बताओ, अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं रहा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं रहा तो एक्सटर्नल वर्क डन होगा या वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है। आप पॉइंट चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले भी जाओगे ना, कुछ वर्क डन नहीं करेगा, ना आप, ना एक्सटर्नल एजेंट, ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? मूव कैसे नहीं करेगा? अरे इक्विपोटेंशियल सरफेस में चार्ज एक जगह दूसरी जगह नहीं जाएगा। अच्छा, उस सेंस में कह रहे हो? हाँ, उस सेंस में होगा ही नहीं, चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा। वो तो करंट की बात हो गई। अगर मतलब वही हुआ ना कि कोई वर्क डन ही नहीं होगा, वर्क डन ही नहीं होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा, मतलब चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा। ऐसे भी समझ सकते हो। रीजन समझ पाए कि नो वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल एजेंट और इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कोई भी वर्क डन आपको नहीं करना पड़ेगा। ये बात क्लियर हो गया? क्लियर है? ये बहुत ही अच्छी पॉइंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ये आपको हेल्प करेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस किसी भी चीज का ड्रॉ करने में। जैसे अभी बोलेंगे डायपोल का करो, इसका कर दो, उसका कर दो। अगर आप किसी भी चीज का, कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, कोई भी चार्ज बॉडी का इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना चाहते हैं तो आपने उसका इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी पढ़ी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करने आता है, आराम से इजीली कर सकते हो। कंसेप्ट क्या है
कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्यों क्यों भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर क्यों होगा? तो क्या हो गया? किसका डायरेक्शन सेम है? किसका डायरेक्शन सेम है? हम वो नहीं करें बाबू, हम ये कह रहे हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के, जैसे ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगा, या तो आउटवर्ड या तो इनवर्ड। हमेशा परपेंडिकुलर क्यों होगा? किसी भी एंगल पे क्यों नहीं हो सकता? देखो, आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? इक्विपोटेंशियल 0 होता है ना, यही से आ जाएगा। देखो, आपको ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट आर होता है ना, डेल V इक्वल टू, वी नो दैट डेल V इक्वल टू, अभी 0 नहीं, ई डॉट डी आर होता है। ई डॉट डी आर, ई डी आर के बीच का डॉट प्रोडक्ट, यस और नो? डेल V कितना नो? अब बताइए, ई डी आर कॉस थीटा, बोलो बाबू, आप ही बताइए, डॉट प्रोडक्ट 0 है तो कॉस थीटा कितना आया नो? 0, और थीटा का वैल्यू क्या होगा? इसीलिए बाबू, इसीलिए ये सवाल बोर्ड पे आ चुका है। एक्सप्लेन करें या ऐसे सब्जेक्टिव टाइप का, क्या कि क्यों इक्विपोटेंशियल सरफेस रीजन बनता है? नहीं, इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर क्यों होगा? कारण साफ है, ये अभी है इधर, कारण साफ है। इतना गौर से कभी हमें भी मतलब बोर्ड को देख लिया करो, थोड़ा कंसंट्रेट होके देख रहा था, क्या बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। ये बात क्लियर हो गया? रीजन भी साफ है, कारण क्लियर है, बोलो, बहुत सुंदर। अब देखो, इससे अभी जो हमने इसे साफ करें, देखो अभी हमने पॉइंट चार्ज, देखो ये प्रूफ भी कर देते हैं, आपको दिख भी जाएगा अच्छे से। और अभी हमने एक पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ किया था ना। अब अगर आप चेक करो तो आपको ये समझ में आ जाए कि ये सच में होता है। देखो जरा, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ की, ये क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, स्फेरिकल सिमेट्री था ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या ये इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर नहीं होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर नहीं होता है? बोलो, ऐसे ड्रॉ करो, क्या इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर नहीं होता है? देखा, इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दोनों हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। आई बात समझ में? पक्का? बोलो, यस, ठीक है। आते हैं अगली प्रॉपर्टी पे। एक साधारण सा बेसिक सवाल है कि, हाँ जी, एक बेसिक सा सवाल है कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखे हैं जो कि इस तरह से है रिप्रेजेंटेड। हाँ, हमसे ये पूछा गया कि इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करें। आपको पता है कि ये क्या ढेर सारे प्लेन ऐसे ऐसे बनेंगे ना, ढेर सारे प्लेन नहीं, ढेर सारे प्लेन बनेंगे। तो जैसे मान लो एक ऐसा बना, एक प्लेन ऐसा बना, अलग अलग पॉइंट पे बना रहे हैं ये प्लेन। एक प्लेन ऐसा बना, तो हर प्लेन का जो पोटेंशियल होगा ऐसे ड्रॉ किए हैं इस पॉइंट पे। क्या अब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, जैसे इसका पोटेंशियल मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, यहाँ भी पॉइंट बी पॉइंट सी। तो आप बताइए यहाँ का पोटेंशियल भी ए, यहाँ का भी बी और यहाँ का भी सी। लेकिन आपको ये बात भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि भी ए भी बी बी सी में क्या रिलेशन है। कौन बताएगा सबसे ज्यादा पोटेंशियल कहाँ होगा? इन तीनों पॉइंट में भी ए। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप होता है, ये बात कभी मत भूलिएगा। तो भी ए इज ग्रेटर देन भी बी इज ग्रेटर देन भी सी। और कैसा होगा? ढेर सारे प्लेन होंगे, ढेर सारे ऐसे प्लेन बनेंगे। क्लियर है? छाप लीजिए। तो नहीं, ये जो सारे प्लेन होंगे वो कैसे होंगे? बहुत सारे प्लेन बनेंगे और सारे प्लेन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है? नोट कर लीजिए।
अब डायपोल की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करते हैं, कैसे करिएगा? देखो, अगर आपको बस ये पता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस इक्वल पोटेंशियल वाले पॉइंट्स को मिला देने से बनता है, फिर ड्रॉ करके दिखाओ। बहुत मुश्किल होगा क्योंकि हर पॉइंट पे फाइंड करिएगा। अब दूसरा एक तरीका, अगर आपको ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर होता है, तो डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तुम्हें पता है ना, बीच में बगलों में होगा, पीछे में कहाँ होगा? अच्छा, आओ दिखाते हैं, होता नहीं होता है, फिर वही बात, बीच में जीरो होगा। देखो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, सुनो, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, पेयर हो गया डायपोल का, डायपोल बन गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं डायपोल की वजह से? बाबू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे ना, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, समझ गए? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा लगता है जो बोलता है नेगेटिव से पॉजिटिव बोल रहा है, फील्ड लाइन का डायरेक्शन होगा कैसे कैसे, क्या क्या बोलता है नेगेटिव से पॉजिटिव, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। खाएगा भी, हमसे खा लेगा। चलो ड्रॉ करो, ये देखो, ये हुआ, चलो प्लीज, ये हुआ, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करने आता है, क्या आता है तुमको? आता है तो करो ना, क्या कर रहा है? जल्दी करो बाबू। हाँ, ड्रॉ करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करिए। एग्जाम में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की ड्रॉ करने आ जाता है। समझ गए? अब देखो, ये फील्ड लाइन ड्रॉ हो गया डायपोल का, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, ध्यान रखिएगा। अब देखो कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करें, आप ये बताइए। इस अब देखो, यहाँ पे परपेंडिकुलर एक सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर, आप ही बोलो, यहाँ पे परपेंडिकुलर सरफेस, यहाँ पे परपेंडिकुलर सरफेस और यहाँ पे परपेंडिकुलर सरफेस ड्रॉ करोगे ना। यहाँ भी परपेंडिकुलर सरफेस ड्रॉ कराएगा, यहाँ भी परपेंडिकुलर, यहाँ भी परपेंडिकुलर, इस तरह से हर परपेंडिकुलर सरफेस ड्रॉ कराएगा ना। अगर आप सारे पॉइंट्स को मिला दो, नहीं लग रहा है कि ये स्फेरिकल पैटर्न बन रहा है? बोलो, ध्यान से देखो तो, दिख रहा है? बोलो ना रे, ये जो होगा ये एक स्फीयर सा बनेगा, कंसेंट्रिक, क्लियर है? उसी तरह से ढेर सारे बनेंगे ना, नहीं, दोनों चार्ज के तरफ ढेर सारा कंसेंट्रिक स्फीयर बनेगा। और ये कंसेंट्रिक स्फीयर अगर आप ध्यान से देखो तो तुम्हें समझ में आ जाए कि ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। कैसे पता करोगे इक्विपोटेंशियल है? क्योंकि ये सरफेस के, देखो ना, सरफेस के परपेंडिकुलर ना है दोनों। ये वाला जो सरफेस ड्रॉ कराया है अभी, ये सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर है कि नहीं है? तो आप ये कह सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस है, बोलो यस सर। इसी तरह का यहाँ भी ड्रॉ कराएगा, इस तरह का सरफेस एक यहाँ भी ड्रॉ कराएगा, यहाँ भी ड्रॉ कराएगा। थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, थोड़ा अच्छा सा बने। देखो ना, है ना, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर। ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और ये है आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, ध्यान से एकदम बीच में देखो, जरा ध्यान से देखना, बीच में एक आपको नहीं लगेगा कि प्लेन सा बनेगा, ठीक जीरो बोल रहा है, सरफेस बोले तो सरफेस जीरो बोल रहा है। अगर एकदम बीच में ड्रॉ करोगे, नहीं एकदम बीच में, तो आपको एक प्लेन सा मिलेगा, प्लेन होगा,
और इस प्लेन पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल तो सेम होबे करेगा, साथ ही साथ हर पॉइंट पे पोटेंशियल होगा 0। यहाँ पे क्या है ए बी सी डी जो भी करोगे तो भी ए भी 0 होगा, भी बी भी 0 होगा, भी सी भी 0 होगा, भी बी भी 0 होगा। कहाँ पे, एट सेंटर पे, कहाँ पे, इन दोनों के सेंटर पे जो प्लेन ड्रॉ कराएगा उसका पोटेंशियल क्या होगा 0। पोटेंशियल दैट एलिमेंट प्लेन सेम ही होगा, समझ पाए। छापिए तो पहले फटाफट जल्दी। देखो एक और चीज मिस्टेक हो गया, जैसे डायपोल है ना बाबू, डायपोल की वजह से जब आपने इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ किया तो कैसा बना था, ऐसा बना था। लेकिन आप ऐसा एग्जाम में जब बनाओगे तो ऐसे नहीं कि गोल गोल बना के चले आना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ बनाओगे ताकि ये शो भी हो जाए। और प्लेन बना था बीच में ऐसा नहीं। हम ये कह रहे हैं कि आप जरा ध्यान से देखो, जब आप डायपोल इस रीजन की बात करें, ये वाले रीजन में, इस रीजन में जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो काफी क्लोज होते हैं, जबकि आउटसाइड वाला रीजन जो होता है इस रीजन में इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का सेपरेशन बढ़ता जाता है। आई बात समझ में। इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे वीक फील्ड है, इधर भी वीक फील्ड है। आई बात समझ में। यहाँ से एक चीज और पता चला कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच अगर सेपरेशन ज्यादा होगा ना तो फील्ड वीक होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच सेपरेशन अगर कम होगा तो फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। आई बात समझ में, क्लियर है। इसी पे बेस्ड अगला एक कंसेप्ट है, आइए उसे कर लेते हैं। देखिए नॉर्मल सी बात है कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस क्राउडेड होगा, ध्यान समझना, यहाँ पे बस डिस्टेंस नहीं देखना, आपको क्राउडनेस देखना है। रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड, जहां पे इसका क्राउडनेस ज्यादा होगा उस रीजन में फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा रिलेटिव टू फार अपार्ट, जो कि दूर दूर है उसके रिस्पेक्ट में, उसके रिस्पेक्ट में। अब बताइए ये एक रीजन दे रखा है आपको, बताइए इसमें पी क्यू आर, इन तीनों में से इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रिलेशन बनेगा, बोलो फटाफट। सीधी सी बात है, आप दिख रहा है कि आर वाला रीजन सबसे क्लोज है, इसका मतलब यहाँ पे फील्ड ज्यादा होगा, यहाँ पे फील्ड इससे कम, और सबसे कम इसमें ऑप्शन बी। ध्यान रखिएगा, फिर आप लोग मिसमच कर दीजिएगा इस चीज को। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल के क्राउडनेस पे डिपेंड करेगा। पोटेंशियल सरफेस के क्राउडनेस जहाँ पे ज्यादा होंगे वहाँ पे फील्ड की इंटेंसिटी आप कह सकते हैं या स्ट्रेंथ कह सकते हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड अवेलेबल होगा। क्लियर है, क्लियर। आइए इससे रिलेटेड एक सवाल और करें जो एग्जाम में आया है, आइए करते हैं। देखिए आसान सा 4 सवाल है, ड्राइंग भले ही उतना क्लियर नहीं हो लेकिन फिर भी उतना तो है कि आप आंसर दे पाए। इनमें से कौन सा रिप्रेजेंटेशन सही है इक्विपोटेंशियल सरफेस का। देखो पहला वाला ये बोल रहा है कि इससे इतना डिस्टेंस पे, इससे इतना डिस्टेंस पे, और ये डिस्टेंस सेम है, इधर भी सेम है। आई बात समझ में। और आपको ये पता होना चाहिए कि 4 से जैसे से दूर जाता है, डायपोल में आपने देखा था कि ये रीजन जो होता है वो वीक फील्ड का होता है, तो ये गैप बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए, मतलब सेम तो नहीं है ना चाहिए, ये गैप बढ़ना चाहिए ना, जो कि नहीं बढ़ा इसलिए खत्म। आई बात समझ में। अब आ जाओ हम लोग, देखो ये तो नहीं होगा, ये तो 100% नहीं होगा। चलो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का रिप्रेजेंटेशन है, इसमें बताओ इसमें क्या है कि ये भी क्या है, हर तरफ सेम ही है, इसमें इधर भी पोटेंशियल और इधर भी पोटेंशियल। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला रीजन है बाबू, ये रीजन स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला है। इधर जो पोटेंशियल का जो लेयर है, पोटेंशियल का सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस का गैप कम ना होना चाहिए, इधर ज्यादा ना होना चाहिए, इधर गैप कम और इधर गैप ज्यादा होना चाहिए। देखो यहाँ पे नंबर हो गया क्या, इधर गैप वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड, गैप यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम होगा। हम लोगों ने जो पढ़ा था वो डायपोल की वजह से पढ़ा था, स्ट्रॉन्ग और वीक का। यहाँ पे डायपोल नहीं, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी चार्ज दोनों क्या है, पॉजिटिव में नेचर है। डायपोल की वजह से दोनों तरफ फील्ड वीक होता है, बीच में स्ट्रॉन्ग होता है। क्लियर।
और यहाँ पे क्या होगा, अपोजिट होगा। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज होगा तो दोनों तरफ फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग और बीच में वीक। एक पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव है तो वीक फील्ड बनाएगा ना, दोनों रिपल करेगा तो वीक फील्ड बनेगा, तो बीच में हो जाएगा वीक फील्ड। तब भी ये गलत है, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे इधर भी ये बोल रहा है कि इधर भी फील्ड जैसा है, आउटसाइड भी फील्ड वैसा ही है, ये तो अभी भी गलत है। अब इधर बताओ, इन्होंने क्या किया है कि इधर फील्ड भले ही वीक, बाहर क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग मतलब क्लोज होना चाहिए, जबकि नहीं है, तब भी तो गलत है ना, तभी भी गलत है ना। बचा क्या ये, आओ देखो ये सही है क्या, बिल्कुल सही है। देखो ये वाला रीजन क्या है, वीक फील्ड है, सेपरेशन ज्यादा है ना, ये सेपरेशन ज्यादा है ना, बोलो सेपरेशन ज्यादा है कि नहीं है, सेपरेशन ज्यादा है तो वीक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। और इधर इस तरफ क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है। देखो सेपरेशन कम है, सेपरेशन कम है ना, चार्ज के करीब है ना ये। क्या कंसेप्ट यूज समझ गए, पोटेंशियल सरफेस का क्राउडनेस। लेकिन अगर डायपोल होगा तो ये चीजें उल्टी होगी। अभी दोनों पॉइंट है, दोनों लाइट चार्ज था, इसलिए ये चीजें लाइट चार्ज सिस्टम के लिए आउटसाइड स्ट्रॉन्ग और बीच में वीक, और डायपोल के लिए बीच में वीक और आउटसाइड, सॉरी बीच में स्ट्रॉन्ग और आउटसाइड वीक होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, समझ पाए, वेरी गुड। आते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, रीजन क्या था, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन हो जाते थे जो कि इम्पॉसिबल थे। सेम इसी तरह से आप ये बताइए, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस मान लो इंटरसेक्ट कर गए, तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको पता है कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाए तो वो डायरेक्शन किसका होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। जैसे मान लो ये सरफेस है हमारा, ये सरफेस ऐसा है, मान लो इस सरफेस का इक्विपोटेंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा ना, और ये सरफेस कैसा है, ऐसा, दोनों इंटरसेक्ट किया है ना, एक सरफेस ऐसा और एक सरफेस ऐसा इंटरसेक्ट किया, तो इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इस तरफ, और इस सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ। बताइए एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन मिल रहे हैं ना, दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन मिल रहे हैं ना, क्या एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन संभव है, नहीं, ये एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन नहीं आया, एक पॉइंट इस सरफेस के लिए फील्ड का डायरेक्शन आया इधर, और ये वाला सरफेस के लिए फील्ड का डायरेक्शन इधर आया। तो बताइए एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन हो गए ना, जो कि पॉसिबल नहीं है। आइए इसे लिख लीजिए, रीजन इसका भी पूछा जाता है ना। अगर ये ऐसा करता है तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन मिलेंगे, जो कि इम्पॉसिबल है। एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही डायरेक्शन होगा ना, दो डायरेक्शन कैसे संभव है। इसीलिए कभी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। नोट कर लीजिए, कह रहा है कि मान लीजिए आपके पास एक चार्ज कंडक्टर है, जैसे कोई भी शेप का होगा, डजंट मैटर, शेप कोई भी होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम लोग चार सीट ले लिए हैं, ठीक है, हम लोग एक चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज, देखो यूनिफॉर्म चार्ज सीट ले लिए, ठीक। अब बताइए, ये कहता है कि ये जो यूनिफॉर्म चार्ज सीट है अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम है, मतलब किसी सोर्स से नहीं जुड़ा है, किसी के पास नहीं रखा हुआ, एकदम फ्री है, ना चार्ज का आना ना चार्ज का जाना, किसी के साथ इंटरेक्शन में नहीं है। अब बताइए इस सीट पे जो चार्ज बटा हुआ है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इस सीट के परपेंडिकुलर नहीं होगा। ये जो सीट है, इस सीट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर, या तो इधर होगा या तो इधर होगा ना। आप बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर वाला सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं, कह सकते हैं इसे, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करेगा, यस, ये क्या हो जाएगा आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्यों, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इस सरफेस के परपेंडिकुलर आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है उस सरफेस को ही इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। बिल्कुल समझ पाए बात को, समझ पाए, नोट कर लिए फटाफट। दो अच्छा सवाल है, देखो इसे, एससी वर्मा सर का है।
हमसे ये दो पैटर्न दे रखे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस का। व्हाट कैन यू से अबाउट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फील्ड? मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के बारे में क्या कह रहे हैं आप? ठीक है, तो मतलब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और डायरेक्शन फाइंड करना है। क्लियर है? देखो एक कर देते हैं। अब 10 वोल्ट 20 वोल्ट ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है जो कि एक्स एक्सिस से 30 डिग्री इंक्लाइन है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा आप बताइए? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कह सकते हो इसके बीच परपेंडिकुलर होगा? अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होगा? बोलो, अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होगा? नो। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस पॉइंट पे बताओ किधर होगा? इस तरफ होगा कि नहीं होगा? ये होगा। बोलो, मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस से कितना 90 डिग्री? ये सुनो, इक्विपोटेंशियल सरफेस से 90 डिग्री होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। अगर ये सरफेस हमारा इक्विपोटेंशियल का है, इससे परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं होगा? होगा ना? वेरी गुड। डायरेक्शन तो पता चल ही गया। मैग्नीट्यूड कैसे पता करेंगे? इसके लिए आप क्या करोगे? E डॉट dr करोगे ना? बोलो, अब ये कितना है? ये 10 सेंटीमीटर है, ये 30 है, तो ये वैल्यू नहीं आ जाएगा। बोलो बोलो दे, ये 30 है, ये 90 डिग्री होगा ना? ये x, तो आइए x फाइंड करें। कौन सा लगाओगे? हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर साइन लगाना पड़ेगा ना? साइन 30, साइन 30 इक्वल टू x बाय 10। 30 का वैल्यू 1/2, x बाय 10 मतलब x इक्वल टू कितना आया? 5 सेंटीमीटर। ये होगा आपका r। बोलो क्यों? आपको ये क्या करना है कि ये गैप, दो पोटेंशियल के बीच का गैप लीजिएगा ना, E डॉट dr करिएगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस ना निकालना है इन दोनों के बीच का। इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 10 वोल्ट। अब 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर ये dr पता चल जाएगा, इनके बीच का गैप पता चल जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सीधा फॉर्मूला E डॉट dr नहीं लगा देंगे, इससे E नहीं आ जाएगा। आइए, आपको पता है कि डेल V इक्वल टू कितना होता है? E डॉट dr। ये सुनो, अब बताइए इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? इन दोनों सरफेस के बीच का? बोलो 20 10 कितना? 10। E तो निकालना ही है। dr cos कौन सा यूज करोगे? बोलो तो 30 की 120। इलेक्ट्रिक, ये किसके बीच का एंगल होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और r के बीच। अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इनके बीच का r, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इनके बीच का एंगल कितना है दोनों? ये क्या है? r ये न ले रहे हो, r ये न ले रहे हो, इसके बीच और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 हो गया। नहीं होगा? 0 है, 120 होगा। एक्चुअल में हम लोग r cos थीटा लिए है ना। समझ पाए बात को? जैसे आप एक सवाल किए थे ना, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें दो पॉइंट्स थे, एक पॉइंट A था, एक पॉइंट मान लो B था। इनके बीच जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पिछले क्लास में कर चुके हैं सवाल, तो निकालना होता था तो ये लेते थे, ये √2 आया था, याद है आपको? जैसे इधर था या जो भी था, ये आया था। ये इस पॉइंट और जिस पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता है, उनके बीच का डिस्टेंस लेते हैं, और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड का उससे एंगल क्या होता है वो लेते हैं। क्लियर? अब बताइए आपको इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो ये रहा आपका r 10, और एंगल कितना लोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच इसका कितना है? 120। तो हो जाएगा कितना? dr 120। अब 10 E के जगह पे E और R के जगह पे कितना रखोगे बाबू? 10, और cos 120 का वैल्यू कितना होता है? -1/2। क्लियर है? आई बात समझ में? तो 5 2 10, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा? नेगेटिव। जो भी वैसे आपको पता है कि ये -E डॉट dr होता था, याद है? -E डॉट dr, ये माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? +2 न्यूटन पर कूलम भी आप कह सकते हो। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ये आया, डायरेक्शन कौन सा होगा? 120 डिग्री फ्रॉम x एक्सिस, नहीं 120 डिग्री फ्रॉम x एक्सिस, x एक्सिस से 120 डिग्री तक। आइए एक बार आंसर चेक कर लेते हैं।
आंसर है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, ये सेंटीमीटर न है, 10 जो है ये सेंटीमीटर न है, सॉरी मिस्टेक हो गया, इसलिए आंसर और सब सही है एकदम कंसेप्ट। 10 ई का वैल्यू ई, आर का वैल्यू 10/100 करोगे मीटर में, और 120 का वैल्यू -1/2। अब तो सही रहा ना, 5 2 10 और ई नेगेटिव होगा, मिला जुला के फील्ड आ गया आपका 200 वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम, 120 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस, 120 डिग्री एक्स एक्सिस। अब समझे कौन सा छापो, इसे छापो। सेकेंड नंबर भी समझा देते हैं, आप लोग ट्राई करेंगे इसे। अब एक बात बताइए, देखो यहाँ पे ये 10 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर, यहाँ लेकिन यहाँ पे वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट, यहाँ पे 30 वोल्ट और यहाँ पे 20 वोल्ट। क्या लग रहा है कि ये यूनिफॉर्म है, डिक्रीजिंग है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है कि 60 से 30, 30 से 20 हुआ है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना घटा है 30, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कितना घटा है 10। आपको पोटेंशियल अलग, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ई डॉट डी आर कर लीजिएगा, किसी भी एक के बीच का, दो सरफेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला निकाल लेना, समझ गए। लेकिन सेम नहीं आएगा, ध्यान देना, क्योंकि इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 30, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 10 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगा, डिक्रीजिंग है ना। तो क्लियर है, किस फैक्टर में आएगा, जब आप इक्वेशन बिठाओगे तो आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजिंग है, और डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का, बोलो घट रहा है ना, मतलब फील्ड का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड, इसमें फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा रेडियली आउटवर्ड डिक्रीजिंग। मैग्नीट्यूड क्या होगा, किस हिसाब से डिक्रीज कर रहा है, ये कैसे निकालोगे भाई, डिक्रीज कर रहा है ये तो बात तो समझ गए, पोटेंशियल डिफरेंस वाले तरीके से करिए, एक बार करके देखिए क्या रिजल्ट आता है, फिर बात करते हैं। नहीं होगा तो इसका सॉल्यूशन आपको हम कर देंगे, खुद से ट्राई करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।